इसके जुमले ने हर चेहरे पर सनसनी की लहर दौड़ा दी। इसमें नादिया का चेहरा भी था। सफूरा बात जारी रखते हुए बोली, इनके तीसरे साथी की टांगें जली हुई हैं और मेरा अंदाज़ा है कि इन टांगों को इसी आग ने जलाया है जिसने मजीद को पसंद किया है। कहो कैसी न्यूज़ है। कमरे में कितनी ही देर तक खामोशी रही। फिर नादिया उलझे हुए लहजे में बोली, मुझे भरोसा नहीं रहा सिस्टर कि उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम बस एक ही रुख पर सोचती हो। मैडम सफूरा झिंझिलाकर बोली, अल्कोहल लेना कम कर दो। फिर वो तेजी से शेरे की तरफ मुड़ी। शेरे, बांधो इसको रस्सी से, ये अभी बताएंगे सब कुछ। शेरा तो जैसे हुक्म का मुंतजिर था, वो मेरी तरफ बढ़ा। इसके साथी ने नायलॉन की रस्सी इसकी तरफ बढ़ाई। दोनों गार्ड्स ने मुझे फिर बाजुओं से दबोच लिया। इमरान गरज कर बोला, ठहरो। दोनों बहनों समेत सब लोग इमरान की तरफ देखने लगे। वो कुछ देर पहले के इमरान से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा था। अगर मैं कहूँ मैडम सफूरा कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, कुछ भी छुपा कर नहीं रखूंगा, तो फिर इसको खोल देंगे। मैडम रवानी से बोली। फिर इसने दोबारा मेरे बारे में हुक्म सादिर किया, बांधो इसको। ठहरो। इमरान भी दोबारा गरजा। एक लम्हे के लिए लगा कि वो घन गरज के साथ मैडम सफूरा पर बरस पड़ेगा। ताहम इसने अपने लबो लहजे को चेक किया और गहरी सांस लेकर हमवार अंदाज में बोला, मैडम सफूरा, ये मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात है। तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो, इसलिए एतबार नहीं कर रही। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हरफ बहरफ दुरुस्त कह रहा हूँ। मैं इस मामले के हवाले से तुमसे एक लफ्ज़ भी नहीं छुपाऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि हमारे दरमियान जो बात हो अच्छे माहौल में हो। अगर तुम इसे बांध दोगी या मारपीट करोगी तो फिर अच्छा माहौल बाकी नहीं रहेगा। मैडम चंद सेकंड्स तक गहरी नज़रों से इमरान का जायज़ा लेती रही। तभी इसने हाथ का इशारा किया। रस्सी बरदार शेरा मुझसे दूर चला गया। मुझे दबोचने वाले दोनों गार्ड्स भी पीछे हट गए। मैडम को भी ग़ालिबन अंदाज़ा हो चुका था कि इतने अफराद की मौजूदगी में मैं किसी तरह की मुहिम जोई का नहीं सोच सकता। इमरान ने मुझे किसी भी तरह की सख्ती से बचाने के लिए बड़ी तेज़ी से फैसला किया था। इसकी ये तेज़ी मेरे दिल में इसका प्यार कुछ और भी बढ़ा गई। मैंने खुद को इसके और ज़्यादा करीब महसूस किया। मैंने ग्रिल के पार इसकी चौड़ी छाती और रोशन आंखें देखी और मुझे फ़ख्र सा महसूस होने लगा कि वो मेरा दोस्त है। इसके साथ ही मेरे अंदर एक जोश सा भर गया। मुझे लगा कि आइंदा घड़ियों में मुझे कहीं इसके शाने से शाना मिलाकर लड़ना पड़ा तो मैं लड़ पाऊंगा और इस पर साबित कर दूंगा कि मैं लड़ सकता हूँ। मैडम नादिया ये अक्सर खामोश खड़ी थी। अभी थोड़ी देर पहले सबके सामने इसे बड़ी बहन से जो डांट पड़ी थी वो इसे बदमजा कर गई थी। एहतजाज के तौर पर इसने मीठी शराब का एक और जाम चढ़ाया और अपनी ठोड़ी तले हाथ रखकर सोफे पर बैठ गई। मैडम सफूरा ने भी सोफा संभाल लिया। इसके बाद इसने इशारे से सब गार्ड्स को बाहर भेज दिया। बस एक गार्ड वहाँ रहा, ये शेरा था। मैडम सफूरा के साथ इमरान की बातचीत शुरू हो गई। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि इमरान ने वाकई मैडम सफूरा शराजी को अलिफ से ये तक सारी कहानी सुनानी शुरू कर दी। इसने सचमुच कुछ भी मैडम से नहीं छुपाया। इसने तस्लीम किया कि सेठ सिराज की गाड़ी से उन्होंने जानबूझकर गाड़ी टकराई थी। फिर हड़प्पा और लाल कोठियों का खोज। इसके बाद सलीम का हमारे यहाँ आना और हमारा सलीम का ताकुब करके मजीद मिट्टू तक पहुँचना। फिर मजीद मिट्टू के साथ कार रेस लगाते हुए मजीद मिट्टू का खाई में गिर जाना। सब कुछ इमरान ने मैडम के गोश गुजार कर दिया। दरमियान में मैडम ने सवालात किए जिनके जवाबात इमरान ने वजाहत से दिए। आखिर में इसने कहा, मैंने आपको सच और सिर्फ सच बताया है। मैं आपको ये बात भी पूरी सच्चाई के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारा इरादा मजीद मिट्टू के बारे में बुरा नहीं था। हम सिर्फ इससे बातचीत करना चाहते थे, बस थोड़ी सी पूछगछ। लेकिन जब वो भागा तो हमें इसका पीछा करना पड़ा। वो बड़ी बुरी ड्राइविंग कर रहा था। हमने इसे साइड नहीं मारी, इसने हमें मारी और फिर खुद ही अपनी गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रख सका। वो मामूली जख्मी हुआ था। हमने वहीं पर इससे सवाल जवाब किए। इस पर किसी तरह का तशद्दुद नहीं किया। मजीद को जो नुकसान पहुंचा वो इसकी अपनी गलती से पहुंचा। वो इकबाल पर झपट पड़ा। इकबाल के मुंह में सिगार था। ये सिगार उछलकर इस पेट्रोल पर जा गिरा जो गाड़ी से बह रहा था। इकबाल और मजीद दोनों आग की लपेट में आए। मजीद चूँकि गाड़ी से ज़्यादा करीब था इसलिए इसका ज़्यादा नुकसान हो गया। ये पूरी रोदात सुनने के बाद मैडम सफूरा के चेहरे के तने हुए अजलात कुछ ढीले पड़ गए। दूसरी तरफ मैडम नादिया इमरान के बयान से कुछ ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आ रही थी। इसने जो एक दो सवालात किए वो भी खासे तीखे थे। मैडम सफूरा ने गहरी सांस ली। वो छोटी बहन की तरफ देख कर हतमी लहजे में बोली, नादो, मैं इन तीनों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैंने अभी तुमसे कहा था ना कि ये मामला पेचीदा मामला है। अब देखो बात कहाँ से कहाँ पहुँची है। न सिर्फ इनकी वजह से मजीद मिट्टू की जान गई है बल्कि कादिर भी अब वहाँ नहीं है जहाँ इसे होना चाहिए था। यह आखिरी फिक्रा मैडम सफूरा ने बिड़बिड़ाने वाले अंदाज में कहा। इसके तासुरात से लग रहा था कि सारी रोदात में इसे जिस इतला ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है वो यही है कि कादिर अब इसकी दस्तरस में नहीं है। इस परेशानी की वजह भी काफ़ी हद तक हमारी समझ में आ रही थी। कादरे के ओझल होने का मतलब था कि कादरी की बहन कवल भी अब हाथ से निकल चुकी है और कवल के हाथ से निकलने का मतलब था कि मैडम सफूरा का सिद्दीकी के हवाले से सारा प्लान फ्लॉप हो गया है। मैडम सफूरा ने इमरान से कहा, तुम्हारा दावा
है कि तुम सच कह रहे हो और सच के सिवा कुछ नहीं, तो क्या मैं होप रखूं कि तुम कादरे के मौजूदा ठिकाने के बारे में भी सच कहोगे? इमरान ने इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ मैडम, कादरे के बारे में भी सच कहूँगा। और कादरे के बारे में सच ये है कि मैंने इसे इसकी फैमिली समेत यहाँ से निकाल दिया है। बहुत खूब मैडम, सफूरा ने ऊपर नीचे सर हिलाया। इसकी बरमे जैसी आंखें इमरान की आंखों में गड़ी हुई थी। चंद सेकंड्स बाद वो छोटी बहन की तरफ घूमी। देख रही हो ना नादो, ये होते हैं जलेबी की तरह सीधे साधे मामले। नादो यानी नादिया के जवाब देने से पहले ही सफूरा ने गार्ड्स को हुक्म दिया कि वो इमरान को कमरे से निकालें और इसकी रिहाइशगाह पर पहुंचाए। नादिया ने कहा, सिस्टर, मैंने तुम्हें बताया है ना कि ये एकदम हदछुट है, इसके लिए एहतियात करनी होगी। मुझे ये इतना बेवकूफ़ नहीं लगता कि 2-3 राइफलों के होते हुए कोई एडवेंचर करे। फिर सफूरा इमरान से मुखातिब होकर बोली, क्यों मिस्टर, ऐसी बेवकूफ़ी का इरादा है तुम्हारा? नो मैडम, नॉट एट ऑल, इमरान ने सादतमंदी से कहा। लेकिन फिर भी सिस्टर, बेहतर है कि इससे यही पूछगछ कर लो। हमने बड़ा रिस्क लेकर इसे यहाँ तक पहुँचाया है। ओहो ना दो, अब इसे इतना भी हवा न दो। अगर ज़्यादा डर है तो हैंडकफ लगा लूँ दोनों को। इसके साथ ही सफूरा ने मुशियल गार्ड को इशारा किया। वो बगली दरवाजे में दाखिल हुआ और चंद सेकंड्स बाद 2 स्टाइलिश हैंडकफ लिए वापस आ गया। यह हथकड़ी की जदीद और हल्की फुल्की किस्म थी। इमरान ने खास पसो पेश नहीं की। मुशियल गार्ड ने बाहर खड़े खड़े हैंडकफ को ग्रिल के अंदर से गुजारा और फिर इमरान के हाथों में पहना दिया। एक ऐसा ही हैंडकफ मुझे भी पहना दिया गया। मैं जिंदगी में पहली बार हथकड़ी का लमस महसूस कर रहा था। ये तौहीन अमेज़ बेबसी की अजीब सी कैफियत थी। शेरे ने कमरे का लॉक खोल कर इमरान को बाहर निकाला। इमरान को बाहर निकालते ही इसने मध्यम आवाज़ में इमरान पर कोई फिक्रा कैसा। जवाब में इमरान ने भी कुछ कहा। दोनों के अल्फाज मुझ तक नहीं पहुँचे, ताहम मैंने शेरे का चेहरा सुर्ख होते देखा। वो गज़बनाक होकर एक कदम पीछे हटा, फिर एक ज़ोरदार दोहत्तर इमरान की गर्दन पर मारा। इमरान इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। वो लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरा। इसके हाथ आगे की तरफ बंधे हुए थे। पीछे की तरफ बंधे होते तो शायद चेहरा सोफे से टकराकर जख्मी हो जाता। इमरान के गिरते ही शेरा और इसके 2 साथी चीलों की तरह इस पर झपटे और पीटने लगे। इमरान ने अपने बंधे हुए हाथों से एक गार्ड के चेहरे पर नीचे से ज़रब लगाई। वो उछलकर मैडम सफूरा के पास गिरा और एक कीमती डेकोरेशन पीस चकनाचूर कर दिया। इसके साथी ने जवाबन इमरान के सर पर राइफल का बट मारा। रुक जाओ मैडम सफूरा गरजी। फिर इसने अपने हाथ से एक गार्ड के सर के बाल पकड़े और इसे खींचकर पीछे हटाया। गार्ड्स में इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैडम सफूरा के हुक्म को नज़रअंदाज करते। वो हाँफते हुए पीछे हट गए। ताहम अब 2 गार्ड्स ने अपनी राइफलें इमरान की तरफ सीधी कर ली थी। इमरान भी सोफे का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। ये क्या हरकत है मैडम सफूरा, शेरे पर बरसी। मेरे होते हुए तुम ऐसा कर रहे हो तो आगे पीछे क्या करते होगे? मैडम, इसने गाली दी है, शेरा भारी आवाज़ में बोला। कोई गाली नहीं दी है और पहल तुमने की थी, सफूरा ने जवाब दिया। इसके मुंह में कुत्ते की जुबान है मैडम, शेरा बोला। इमरान ने कहा, और तुम सरतबा कुत्ते हो, वो भी गंदी नस्ल के। बंधे हुए पर हमला करते हो, आज़ाद के सामने पूंछल टांगों में दबाकर भागते हो। मैडम, इसको बड़ी गलतफहमी हो गई है अपने बारे में। इसके हाथ खोल दें और मुझे इजाज़त दें कि मैं इसकी अकड़ फू निकाल सकूं। अच्छा, अभी ये ड्रामा बंद करो। मैडम सफूरा फिर गरजी, अभी इसे लेकर चलो मेरी तरफ। नादिया के चेहरे से अंदाज़ा होता था कि वो इस सूरत हाल से बिल्कुल खुश नहीं है। बाहर तो और वो सबके सामने खुश थी। गार्ड्स ने हमें धकेल कर कमरे से बाहर निकाला और एक तवील रहदरी में ले आए। हमने कोठी से निकलकर एक वसी ग्रॉसी लॉन तय किया। इसमें फुआरे लगे थे और फूलों की क्यारियां थी। तब हम दूसरी कोठी के पोर्च में पहुंच गए। यहाँ एक शानदार लैंड क्रूजर और एक विलेज जीप खड़ी थी। रिहायशी इमारत के मेन दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा कुत्ता सुनहरी जंजीर से बंधा हुआ था। गार्ड्स हमें लेकर एक दूसरी कोठी के अंदर दाखिल हुए और सीढ़ियां उतार कर एक कुशादा बेसमेंट में ले आए। इस बेसमेंट में 2 कमरे थे और एक लाउंज नुमा जगह थी जहाँ खूबसूरत शेल्फ पर टीवी और ऑडियो सिस्टम वगैरह मौजूद थे। कमरे में दाएं तरफ एक खिड़की थी जिसमें डिज़ाइनदार आईनी ग्रिल लगी हुई थी। ये तकरीबन वैसी ही खिड़की थी जैसी मैं इससे पहले नादिया की रिहाइशगाह पर देख चुका था। इमरान मुझे देखकर मुस्कुराया तो इसकी सूजी हुई आंखें कुछ और भी छोटी नजर आने लगी। चेहरा नीलो नील था। दाएं हाथ की पट्टी में फिर से खून रिसने लगा था। वो अपने बंधे हुए हाथों को हरकत देकर बोला, जिगर, ये हथकड़ियाँ तो मर्दों का जेवर होती हैं और चोटे वगैरह बनाओ सिंगार। ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। बंदा दिल को लगा ले तो फिर गंदम की गोलियां ढूंढना शुरू कर देता है। वो अक्सर गंदम की गोलियों का हवाला देता रहता था और ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी, मगर पहली मर्तबा इसकी बात मुझे बुरी नहीं लगी। मुझे महसूस हुआ कि इस वक्त जब मैं मायूसी की इंतहा को छूकर जहरीली गोलियां ढूंढ रहा था, मैं वाकई गलती पर था। तब मुझे सरेआम ज़दोकोब किया गया था और मैं इस सूरत हाल को अपने लिए बेहद जिल्लत आमेज़ महसूस कर रहा था। आज इमरान को भी तो ज़दोकोब किया गया है। इसके जिस्म पर मुझसे ज़्यादा चोटें आई थी, लेकिन इसने ये सब कुछ हंसी में उड़ा दिया था। बिल्कुल हशाश बशाश नजर आता था। शायद दुखों से भरी हुई जिंदगी का सामना करने के लिए यही तरीका ज़्यादा मुनासिब था। इस सोच में खो गए जिगर, इसने मुझे टहोका दिया।
तुम्हारे साथ काफ़ी मारपीट हुई है। मेरा ख्याल है कि ये इस खबीस शेरे का ही किया धरा है। मैंने कहा था ना जिगर, हमारे साथ रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता बातें तुम्हारी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये वाकई शेरे ही की वालेहाना मोहब्बत है। इसने मुझ पर पुराना गुस्सा निकाला है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी बारी आ गई है तो हमारी भी आ जाएगी। मगर जब हमारी आएगी तो हम इसे बांध कर नहीं मारेंगे। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ तुम इस दावत शिराज में कैसे शरीक हो गए? दावत शिराज में? ओ यार, मैं ज़रा अदबी बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि तुम यहाँ कैसे आ फंसे? तुम्हारा यार सलीम तुम्हारे यहाँ पकड़े जाने की इतला लेकर हमारे पास आया था, वहाँ रावी रोड। फिर हम घर से निकले और निकलते ही पकड़े गए। सलीम की निगरानी हो रही थी। मैंने अपने फंसने की सारी तफसील इमरान के गोश गुजार कर दी। वो परेशानी के बजाय दिलचस्पी से सुनता रहा। इस दौरान में तहखाने का दरवाज़ा खुला और हमें इकबाल की सूरत नजर आई। 2 गार्ड्स इसे लेकर सीढ़ियाँ उतर रहे थे। इकबाल ने हमारी तरफ देखकर हाथ हिलाया। तमाम गार्ड्स इसे हमारे कमरे में लाने की बजाय साथ वाले कमरे में ले गए और दरवाज़ा बाहर से मुकफ़ल कर दिया। क्या हाल है शहजादे? इमरान ने बुलंद आवाज़ में इकबाल से पूछा। मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ यार, लेकिन अब मेरी बात पर यकीन कौन करेगा? इमरान ने दुखी लहजे में कहा। पूरी रात मैडम सफूरा की डाकू बहन के पास रहा हूँ। बेशक मेरी इज्जत बची रही है, मगर लोगों की जुबानें तो बंद नहीं की जा सकती। पता नहीं क्या क्या बातें बनेंगी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पता नहीं कि अब शाहीन मुझे कबूल भी करेगी या नहीं। चलो कबूल नहीं करेगी तो मैं शादी कर लूँगा। मुझसे नहीं यार, शाहीन से। लानत है तेरी दोस्ती पर। मेरे दुख में शरीक होने के बजाय जख्मों पर मिर्चें छिड़क रहा है। कम से कम तुझे तो मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं कसम खाता हूँ, मैं बिल्कुल पाक हूँ। मैडम नादिया ने मेरे जिस्म को हाथ तक नहीं लगाया। तेरे सर की कसम, मेरी इज्जत महफूज है। तू तो मुझे जानता है मेरे प्यारे सहेले। अगर मेरे साथ कुछ हुआ होता तो मैंने अब तक पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली होती। एक सीनियर गार्ड धाड़ा। तुम अपनी बकवास बंद कर दो तो अच्छा है। देख लो दुनिया वालों, ये मारते हैं और रोने भी नहीं देते। अब अगर इनकी हमशीरा की शक्ल मेरी बचपन की दोस्त से मिल गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इमरान ने फरियाद बुलंद की। तुम्हारी तो। सीनियर गार्ड्स ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और खिड़की को जोर से बंद कर दिया। इसके बाद इसने इकबाल के कमरे वाली खिड़की भी बंद कर दी। यही वक्त था जब एक बार फिर ऊंची एड़ी की खटखट सुनाई दी। हमने खिड़की की झुर्री में से झांका। मैडम सफूरा बारोब चाल चलती हुई तहखाने में आ रही थी। इसके पीछे एक गंजा शख्स था जिसके हाथ में मेडिकल बॉक्स था। मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ कि मैडम सफूरा हमारी तरफ आई है। वो इकबाल वाले कमरे की तरफ चलेगी। मेडिकल बॉक्स वाला डॉक्टर नुमा शख्स भी उधर ही गया। बाद में पता चला कि वो इकबाल की जख्मी टांगों को देखने गया था। 5-10 मिनट इसी तरह गुजरे। फिर गंजा शख्स अपने बॉक्स समेत हमारे कमरे में आ गया। तहम मैडम सफूरा इकबाल के पास ही रही। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो पुलिस वालों वाला हरबा इस्तेमाल कर रही है। हमारे बयानात की तस्दीक के लिए इकबाल को अलहदा से कुरेद रही है। इमरान को पता था कि इकबाल से मैडम का अहम तरीन सवाल यही होना है कि कादिर और इसकी बहन कहाँ है। इस हवाले से इमरान को तसल्ली थी। दरअसल इकबाल को भी सिर्फ इतना ही पता था कि इमरान ने कादिर और इसकी फैमिली को मुल्तान भेजा है। किसके पास भेजा है, कहाँ भेजा है, इसके बारे में वो भी नहीं जानता था। गंजा शख्स वाकई डॉक्टर था। लगता था कि वो गूंगा है। जितनी देर हमारे पास रहा इसने हूँ हाँ के सिवा कोई बात नहीं की। इसने इमरान के चेहरे की मरहम पट्टी की, हाथ की बैंडेज भी खोल कर देखी। हाथ पीछे की तरफ से बुरी तरह सूज गया था। डॉक्टर ने रुई वगैरह रखकर दोबारा पट्टी बांधी। मुसल्ले गार्ड्स बदस्तूर दरवाजे पर मौजूद रहे। इसी दौरान में मैडम सफूरा की शक्ल भी नजर आ गई। वो कमरे में नहीं आई थी, बल्कि इसने खिड़की खोलकर हमें अपनी सूरत दिखाई थी। हाँ डॉक्टर, तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया? मैडम ने पूछा। यस मैडम, डॉक्टर ने कहा। तो हमें पता चला कि वो भी मुंह में जुबान रखता है। हम दोनों के हाथ अभी तक सामने की तरफ बंधे हुए थे। मैडम सफूरा खिड़की के ऐन सामने कुर्सी डलवा कर बैठ गई। वो अपनी छोटी बहन की निस्बत ज्यादा संजीदा और दाना नजर आती थी। इसने चंद सेकंड्स तक अपनी उकाबी निगाहें इमरान के चेहरे पर गाड़े रखी। फिर ठहरे हुए लहजे में बोली, तो तुम कादिर और इसकी बहन के बारे में कुछ नहीं बताओगे? मैंने आपको बताया है कि मैंने इन्हें इनकी मर्जी से जाने दिया है। वो कहाँ गए मुझे खुद पता नहीं। तुम्हारे ना बताने से हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। यह हमारे लिए बड़ा नाजुक मामला है। सिद्दीकी एक बड़ा खबती शख्स का नाम है। इसने इकबाल ना कह दी तो फिर कोई ताकत इसे हाँ में नहीं बदल सकेगी। हम बड़ी मुश्किल से इसे अपने रास्ते पर लाए हैं। सिराज के साथ सिद्दीकी की बात हो चुकी है। अगर वो लड़की कबल इब्रार सिद्दीकी से शादी पर रजामंद हो जाती है तो वो भी हमारी बात मान लेगा, और वो बहुत हद तक राजी हो भी चुकी थी। तुम लोगों ने बीच में कूदकर सारा मामला अपसेट कर दिया। इमरान बोला, मैडम आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस लड़की को किस तरह रजामंद किया जा रहा था। खैर आप ये बातें छोड़ें, आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, वो ऐसी क्या खास शय है जिसको सिद्दीकी से हासिल करने के लिए आप इस कदर हाथ पाँव मार रही हैं? आपके पास एक से बढ़कर एक नादर शय मौजूद है, फिर किसी एक शय की खातिर इतनी ज़्यादा बेकरारी, ये तुम नहीं समझ सकते और ना मैं समझा सकती हूँ। हाँ, कोई मेरा हम ज़ोक हो तो और बात है,
ये एक ख़ास किस्म की अरीज होती है। ये एक ऐसी प्यास है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इसकी बादामी आंखों में वाकई एक अजीब तरह की प्यास उमड़ आई। वो जैसे तस्वुर में इस नादिर पीस ऑफ आर्ट को देख रही थी जो एक कारोबारी रकीब इबरार सिद्दीकी के पास था और जिसको पाने के लिए वो माही बेआब की तरह तड़प रही थी। क्या वो गंदारा आर्ट का कोई नमूना है? तुम यही समझ लो, मैडम ने मुख्तसर जवाब दिया। इमरान ने बेतकल्लुफ़ी से टांगें फैलाई और सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। मैडम सफूरा खिड़की की दूसरी तरफ थी और इमरान को घूर रही थी। इस बेबसी की हालत में भी इमरान का एतमाद और बेपनाह इत्मीनान इसे उलझन में मुब्तला कर रहा था। वो समझ गई कि इसका पाला किसी मामूली शख्स से नहीं पड़ा और यही वजह थी कि वो अब सख्ती की बजाय नरमी और हिकमत से काम लेना चाह रही थी। इसमें मर्दम शनासी की ख़ास सलाहियतें नजर आती थी। इमरान पुरसोच लहजे में बोला, मैडम आप मुझे ये बताएं कि आपको कादरे और इसकी बहन की ज़रूरत है या इस पीस ऑफ आर्ट की? जाहिर है मुझे इस पीस ऑफ आर्ट की ज़रूरत है, लेकिन मैं सिद्दीकी से भी अपना ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना चाहती। अगर मैं कहूँ कि सिद्दीकी से आपका ताल्लुक़ ख़राब नहीं होगा और वो पीस ऑफ आर्ट भी आपको मिल जाए तो फिर तुम्हारे पास जादू की छड़ी है, जादू का डंडा है और इंशाल्लाह आप खुद भी डंडे की मोतरफ हो जाएंगे। मैडम गुस्ताखी माफ़, मैंने देख लिया है आपके पास बंदे ज़रूर हैं और वो बासलाहियत भी हैं, लेकिन इनका कैलिबर इतना नहीं है कि वो आपके लिए कोई बड़ा काम कर सके। सेठ सिराज और आरिफ खान जैसे लोग बस गुजारा कर सकते हैं, कोई चमत्कार नहीं दिखा सकते। मैं एक मस्कीन बंदा हूँ लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, आपके इन किराए के टटुओं से बहुत बेहतर हूँ। आपके अलावा मार धाड़ भी मेरे और मेरे साथियों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी एक छोटी सी झलक मैडम नादिया देख चुकी हैं। इनका हेड गार्ड शेरा मेरे हाथों जिस तरह नॉकआउट हुआ था वो अच्छी तरह जानती है। अच्छा, तो इस वाक़े की वजह से तुम ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन शेरे का कहना तो ये है कि जो कुछ हुआ इत्तफाकन हुआ, वरना वो तुम जैसे 2-3 बंदों का बैक वक्त भुरता बना सकता है। और सच पूछो तो मेरा अपना भी यही ख्याल है कि उस रोज़ इत्तफाकन ही इसके साथ कुछ हुआ था। हाथ कंगन को आरसी किया, मैं अब भी बल्कि इसी वक्त इससे 2-2 हाथ करने को तैयार हूँ। आप लोगों की थोड़ी सी तफरीह भी हो जाएगी। मैडम के तासुरात से अंदाज़ा हुआ कि वो इस मामले में दिलचस्पी ले रही हैं। इसे जैसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि इमरान जैसा आम कद काट का शख्स शेरे जैसे निहायत ख़तरनाक और पहलवान नुमा फाइटर को सिर्फ 2-3 सेकंड्स में ज़मीन चटवा सकता है। और हकीकत यही है कि अगर मैंने भी अपनी आंखों से न देखा होता तो इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था। इमरान का कद बमुश्किल 6 फीट था, शाने चौड़े लेकिन जिस्म शरीरा था। ख़ास तौर से अपनी सूरत के एतबार से तो वो बिल्कुल भी करख्त और मार धाड़ वाला शख्स नज़र नहीं आता था। इसके चेहरे पर एक शौक सी मासूमियत छाई रहती थी। मैडम ने खिड़की के पास आकर इमरान को बगौर देखा और बोली, तजवीज़ तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर इस खेल में तुम दोनों में से किसी की हड्डी पसली टूट गई तो क्या होगा? अगर आप चाहती हैं तो हड्डी पसली भी नहीं टूटेगी और आपका पहलवान चित भी हो जाएगा। खुद पर इतना भरोसा है? भरोसा तो अल्लाह पर है, मेरा काम कोशिश करना है। इसी दौरान में मैडम की नज़र का जाविया तब्दील हुआ। गालिबन इसका ध्यान इमरान के ज़ख्मी हाथ की तरफ चला गया था। वो बोली, लेकिन तुम्हारा हाथ तो ज़ख्मी है, क्या इसी तरह लड़ना पसंद करोगे? मेरे दोनों हाथ ज़ख्मी होते तो भी मैं पसंद करता। वो इत्मीनान से बोला, सोच लो, सोच लिया? मैडम सफूरा की आंखों में दिलचस्पी बढ़ गई। इसने एक गहरी सांस ली और फिर अचानक इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। इसने मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर प्रेस करने के बाद बोली, शेरा यहाँ जाओ मेरे पास। इसके साथ ही इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं भी जान गया कि अब यहाँ हलचल होगी। मेरी धड़कन बढ़ गई। करीबन 2 मिनट बाद शेरा तहखाने में मौजूद था। इसकी आंखों में बला की चमक थी। शायद वो जान गया था कि इसे किस लिए बुलाया गया है। इसके पीछे ही पीछे मैडम नादिया भी वहाँ दम की। इसके साथ 2 बावर्दी गार्ड्स भी थे। गार्ड्स की AK-56 राइफलें खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे नादिया की शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी। वो बिल्कुल नाकाबिल एतबार थी। इसने मुझसे वादा किया था कि वो इमरान पर काठी डालने के लिए मेरे साथ बदसलूकी नहीं करेगी, लेकिन इस वादे के थोड़ी देर बाद ही वो मुझे कुर्सी से बांधने पर तुल गई थी। 2 गार्ड्स ने इमरान को कमरे से बाहर निकाला और इसके हाथ खोल दिए। शेरे ने अपनी जैकेट में से तमाम अशिया निकाल कर अपने एक साथी को पकड़ा दी। इनमें एक अदद माउजर भी शामिल था। इसके बाद इसने घड़ी उतारी और वो भी साथी के हवाले कर दी। इमरान की तलाशी तो पहले भी कई बार हो चुकी थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।